हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दिए गए लिंक्स जो कि आप टेलीग्राम के लिंक्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को लिए दिए रखा है। ठीक है। बाकी और भी कोई आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स। तो जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर, अगर कोई पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा है तो उसको मैं बता दूँ, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल की सीरीज़ चल रही है। पेपर 1 की यूनिट 2 हम कर रहे हैं। ठीक है। तो यूनिट 2 है, लेक्चर नंबर ये आई थिंक ये 15 और 16 है। ठीक है, 15 या 16 जो भी होगा, आई विल करेक्ट इट। ठीक है, उसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेक्चर इस यूनिट से हो चुके हैं पहले। यूनिट का नाम है सोशियोलॉजी एज साइंस। ठीक है। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है। टॉपिक्स इस पूरी यूनिट में 5-6 टॉपिक्स हैं, लेकिन काफ़ी बड़े और डीप टॉपिक्स हैं। तो भैया अगर कोई पहली बार आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें देखने वाले। ठीक है। जिन्होंने अभी तक के शेयर नहीं किया है सेशन को अपने दोस्तों के साथ, इसको फटाफट से शेयर कर दो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आप बाकी सारी वीडियोस को मज़े से आराम से देख सकें। ठीक है। तो हम ये टॉपिक कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि साइंस आप लोग पढ़ के आना। साइंस क्या होती है, बेसिक सी चीज़ है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगर फिर भी किसी ने नहीं किया है तो मैं जनरली थोड़ा सा समझा देती हूँ कि साइंस क्या है, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे आपको टॉपिक ख़त्म करा के देना और आपका काम है पढ़ना। अगर मैं आपके लिए कोई चीज़ कोई काम दे रहे हूँ तो आप जो है उसको करें। ठीक है। तो क्योंकि साइंस जब पता होगा तो साइंस को हम साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जान सकते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या है ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिए हैं, कौन से मेथड्स को हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने क्या यूज़ किया था सोशियोलॉजी के लिए, कौन सा वर्ड यूज़ किया था? अगस्त कॉम्टे ने जो वर्ड यूज़ किया था दैट वाज दी सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स यानी कि फिजिक्स क्या है आपको पता ही है, साइंस है ना। PHYSICS, सोशल फिजिक्स नाम यूज़ किया था। बाद में ये नाम आगे चल के सोशियोलॉजी हुआ। समझे कि नहीं समझे? जब क्रिटिक्स आ गए और क्रिटिसाइज करने लगे पॉजिटिविज्म की थ्योरी को, तब उन्होंने इसको साइंस से हटा के सोशियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी ये बोला। ठीक है। स्पेंसर की जो ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी वाली थ्योरी थी, हर्बर्ट स्पेंसर की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग एक मतलब ह्यूमन एनालॉजी इज लाइक वाइज दी सोशल एनालॉजी। जैसे यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको कई बार बताया है, जब हम इनको पढ़ेंगे और तो और डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन एनालॉजी इज लाइक वाइज इक्वल्स टू सोशल एनालॉजी। जैसे कि इंसान के शरीर के जो अंग होते हैं, हर अंग का अपना एक निर्धारित काम होता है, ऐसे ही समाज में सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका एक निर्धारित काम होता है। तो वैसे ही है, लेकिन बाद में ये फेल हो गई थ्योरी। ठीक है। ये थ्योरी फेल हो गई, उसकी क्रिटिसाइज कैसे किया, किसने किया, वो हम देखेंगे आगे चल के। तो ये कुछ अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस ही है। ह्यूमन एनालॉजी क्या है भैया? बायोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बायोलॉजी की बात हो रही है। और बायोलॉजी की तरह ही सोशल एनालॉजी कर दी इन्होंने, तो एक साइंस से जोड़ दिया इन्होंने। तो साइंस की कोई सिंगल डेफिनेशन तो होती नहीं है। आप मुझे बताओ, कोई सिंगल डेफिनेशन है क्या? नॉट अ सिंगल डेफिनेशन। बहुत सारी डेफिनेशन है साइंस की। ठीक है, बहुत सारी, नॉट अ सिंगल डेफिनेशन। ठीक है। लेकिन साइंस की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ साइंस है, या किस तरीके से आप किसी चीज़ को साइंटिफिक कह सकते हो, है ना। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे कि पहली कैरेक्टरिस्टिक है, एक सेकेंड रुकिएगा, लेट मी चेक समथिंग। बैंड बजी हुई है शरीर की, ऐसी तैसी हो रखी है। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम। साइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनीवन, कोई बता सकता है? साइंस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि साइंस की जो रूट है, रूट्स जो है साइंस की, वो एम्प्रिकल स्टडीज पे डिपेंड होती है। एम्प्रिकल शब्द का मैंने आपको मतलब पहले ही समझाया है। एम्प्रिसिज्म, जिसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन भी होंगे और एक्सपेरिमेंटेशन भी होगा। दूसरा, साइंस जो है बेटा सेल्फ रिफ्लेक्टिव होती है। साइंस क्या होती है? इट इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड सेल्फ करेक्टिव।
एंड सेल्फ करेक्टिव, कि अगर कोई चीज़ आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको कुछ रिजल्ट्स मिले, सेम सिचुएशन में आपके किसी फ्रेंड ने सेम चीज़ सेम क्वांटिटी से एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में करते थे, और अगर उसके रिजल्ट्स कुछ और आ रहे, दैट मीन्स या तो उसके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कुछ अलग किया होगा या उसने कुछ अलग किया होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ साइंस पे टिकी हुई है, यानी कि वो किसी एक सर्टेन फॉर्मूला पे टिकी हुई है, तो उसका सेम सिमिलर कंडीशन में सिमिलर क्वांटिटीज के साथ में सेम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है वो ऑलवेज ओपन टू स्पेक्टिज्म। तो जो साइंस के अंदर है, जो कंक्लूजन्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के या मेथड के या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट के, जो कंक्लूजन्स है दे आर ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन, लिख लेना इनको, है ना, क्योंकि ये स्लाइड्स में नहीं है। ओपन टू स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म, स्केप्टिसिज्म, आप इनको ना रिपीटेडली देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साइंस की एक और सबसे बड़ी खास बात है, साइंस जो है रेशनल एक्सप्लेनेशन देती है ट्रुथ का, रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रुथ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रुथ, यानी कि लॉजिकल, कोई चीज़ के पीछे का कारण जो है वो आपको लॉजिकल कारण मिलेगा। इसके अलावा साइंस जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव है इन नेचर, ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पर इन मेथड्स, नेचर में भी ऑब्जेक्टिव है, और इसके जो मेथड हम जितने भी यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जेक्टिविटी आपको सब जगह मिलेगी इन मेथड्स। ठीक है, इसके अलावा साइंस में छठवां पॉइंट मैं इधर लिख देती हूँ, साइंस के जो रिजल्ट्स होते हैं या फिर साइंस की जो एप्लीकेशन होती है, तो वो एप्लीकेशन यानी कि आप साइंस को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। ठीक है, अरे यार एक सेकंड को यार, so its application is universal in time and space। ठीक है, सब जगह हर टाइम पे सेम ही एप्लीकेशन होगी। अप्रोच कैसी है, एक और चीज़ लिख लीजिए फिर, साइंस की जो अप्रोच है, एप्लीकेशन की बात कर ली, कंक्लूजन की बात कर ली, एक्सप्लेनेशन रेशनल होता है, मेथड ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंक्लूजन ऑलवेज ओपन टू स्केप्टिसिज्म होते हैं। ठीक है, रूट्स जो है इसकी एम्प्रिसिज्म में बसी हुई हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन देख ली, अप्रोच और देख लेते हैं, साइंस की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, साइंस की अप्रोच, साइंस की अप्रोच कोई बता सकता है? साइंस की अप्रोच है मैम, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान। अब जो भी चीज़ इन सारे पैमानों पे खरी उतरती है वही साइंस है। ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल हो, टाइम और स्पेस में कोई भी डिफरेंस ना हो। ठीक है, अप्रोच जो है आपका, मतलब जैसे टाइम एंड स्पेस में आप ये देखो कि मतलब टाइम, अगर आप रात को दूध गर्म कर रहे हो या फिर रात को पानी गर्म कर रहे हो और सुबह पानी गर्म कर रहे हो, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। मतलब जिससे वो तापमान जिससे जो पानी भाप बन के उड़ रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, वो तो रात के और सुबह के अंतर में चेंज नहीं होगा, है ना। टेम्परेचर ठीक है। स्पेस की बात करें मैम, हम तो अंटार्कटिका में बैठ के कर रहे हैं, तो भैया वहाँ तो वैसे ही टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ है ना। जैसे ही पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहाँ पहुँच जाएगा यदि, तो वहाँ पे भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर की बात, तो एप्लीकेशन इज यूनिवर्सल। तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैम अंटार्कटिका पे तो बॉयल ही नहीं होगा। अरे करोगे तो होगा ना। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पानी का पहुँचा दोगे, पानी कोई मतलब नहीं है तुम अंटार्कटिका में बैठे हो या तुम इक्वेटर पे बैठे हो, पानी अपना बॉयल होगा व्हेन इट गेट्स द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे साइंस में हमको समझ में आ गई।
अब साइंस को ना इन इतनी सारी चीज़ों से आप सम अप कर सकते हो कि जो भी चीज़ इन सात सात पॉइंट्स के ऊपर खरी उतरती है वो साइंस है। यही मैंने आपको बोला था कि आपको पढ़ के आना है साइंस क्या है। ठीक है, अब ये सात पॉइंट्स जो है आप फटाफट से इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सोशियोलॉजी को पहले साइंस की तरह अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो हैं कंसीडर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि साइंस में और सोशियोलॉजी में इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी है। फिर जैसे कि मीनिंग ऑफ फैमिली हो गया, ठीक है, रिलीजन कन्वे हो गया, ये सेम है। जैसे मान लीजिए कि कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर कौन है, मतलब यानी कि देख कौन रहा है। तो डरखाइम के ने भी क्लेम किया था कि जो आपके सोशल फैक्ट्स हैं वो हर जगह सेम ही होते हैं। डरखाइम बोलते हैं कि जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स वो हर जगह सेम ही होते हैं, हर तरीके के समाज में सेम होते हैं। बाद में इन्होंने क्लेम किया कि दे क्लेम दैट कि देर इज ऑल्सो ग्रेट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑल्सो। तो इन्होंने कहा कि भाई ऑब्जेक्टिविटी भी है, सोशल फैक्ट भी हर जगह सेम ही होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है सोशल आपके इंस्टीट्यूशंस की। तो सोशोलॉजी इज ऑल्सो साइंस। ठीक है, खैर ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे। वेबर ने भी कुछ कुछ बोला है। वेबर ने क्या बोला है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, लगे हाथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वेबर ने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू वेबर, मैक्स वेबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबर ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल। इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल थ्रू, कैसे कैसे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं, कौन से मेथड्स आप यूज करेंगे। थ्रू मेथड्स लाइक, याद रखना ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव चीजें करा रही हूं मैं आपकी। वर्सेटिन, ठीक है, वर्स्टेहिन, ठीक है, एंड आइडियल टाइप्स। ये दो थ्योरीज हैं जो कि मैक्स वेबर की हैं। इनको हम आगे वाले समय में, आने वाले समय में करने वाले हैं। ठीक है, ये मैक्स वेबर ने कहा था कि अगर आप ये दो तरीके यूज करोगे तो आप ऑब्जेक्टिविटी हासिल कर लोगे सोशियोलॉजी के अंदर। डरखाइम ने सजेस्ट किया था कि भाई आप इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डरखाइम, अकॉर्डिंग टू डरखाइम ये बोलते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रूव, क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए, क्या, किसी भी सोशल थ्योरी की वैलिडिटी, टू प्रूव एम्पिरिकल वैलिडिटी ऑफ एनी सोशल थ्योरी। यानी कि आपने समाज में कुछ देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके आपकी कुछ एजम्पशन बनी। उस एजम्पशन बनाने के बाद में आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा ऐसा करके कुछ एक समाज में कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उसका फिर आप इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन करो उसकी, उस कॉन्सेप्ट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड स्पेस के साथ साथ हर तरीके के समाज में वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वेबर ने और भी चीजें बोली हैं, जैसे वेबर ने कहा है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि वेबर ने बोला है कि जो भी आपके सोशल एक्शंस होते हैं, जितने भी आपके सोशल एक्शंस होते हैं वो इंसान से अटैच्ड है। ठीक है, उनको हम समझा जा सकते हैं। मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्या क्या बोला है वेबर ने। अकॉर्डिंग टू वेबर, क्योंकि वेबर तो पॉजिटिविज्म के क्रिटिक्स थे, ठीक है, क्रिटिसाइज किया है इन्होंने, तो इन्होंने बोला है कि देयर कैन नॉट बी, इन्होंने बोला है कि इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन से आप वैलिडिटी चेक कर सकते हो। ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी तभी मिलेगी जब आप ये दो टाइप्स को यूज करोगे। अब ये दो टाइप्स क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वेबर ये कहते हैं देयर कांट बी एन ऑब्जेक्टिव, ये इनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं तो आप इनको लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी, बस इन इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, साइंस ऑफ सोसाइटी, सिंस, क्योंकि जितने भी सोशल एक्शंस होते हैं, और सिंस सोशल एक्शंस
इनको आप कैसे समझ सकते हो? इनको आप तभी समझ सकते हो, इट मस्ट बी अंडरस्टूड, इट मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स। मीनिंग्स कैसे कैसे समझ सकते? किसके मीनिंग्स? उसके मीनिंग्स वही व्यक्ति समझ सकता है जो इससे अटैच्ड है। सोशल एक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स। कैसे समझ सकते हो मीनिंग्स के उसमें टर्म्स में? दैट मैन अटैच्ड टू देम, ठीक है, अटैचेस टू देम। तो जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है वो अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी, तुम दूर से खड़े हुए देख के क्या समझ लोगे, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ में मान लीजिए यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तो मैं तो जनरल कॉमन सेंस क्या होता है? ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, कॉमन सेंस क्या है? हस्बैंड बुरा है, यही कॉमन सेंस है ना। अगर हस्बैंड वाइफ को कुछ बोल रहा है और वाइफ सुन रही है, दैट मीन्स हस्बैंड बुरा है। हो सकता है कि हस्बैंड का नेचर ही ऐसा हो। हाँ, अनटिल अनलेस तुम ये, जब तक वाइफ जो है हस्बैंड को चार नहीं सुना रही होगी और जब तक ये खड़े होकर चुपचाप सुन नहीं रहा होगा, तब तक तुम ये नहीं कहोगे कि हाँ वाइफ बुरी है। इन दोनों के पीछे या इनके सोशल एक्शंस के पीछे, मान लीजिए इनमें से किसी ने एक ने दूसरे के ऊपर हाथ उठा दिया, इनके सोशल एक्शन के पीछे क्या मीनिंग है? हम दूर खड़े, यहाँ खड़े होकर समझ सकते हैं क्या? हमें दूर से दिख तो रहा है कि कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं क्या कि क्यों हो रहा है? हो रहा है वो हमें दिख रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा ना। तो हम अपने दिमाग से सोच लेंगे, और हम अपने दिमाग से सोचेंगे वो क्या होगी? वो होगी सब्जेक्टिविटी, ठीक है। जैसा मेरा दिमाग होगा वैसा ही मैं सोचूंगी। ऑब्जेक्टिव आंसर, ऑब्जेक्टिव रीजन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रीजन उसी व्यक्ति को पता चल सकता है जो इस सोशल एक्शन से अटैच्ड हो। यानी कि एक तो इस वाइफ को पता होगा, एक इसके इस हस्बैंड को पता होगा। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी इसलिए नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेबर किसी भी सोशल एक्शन को, क्योंकि जुड़ा है जो इंसान उससे वही समझ सकता है कि क्या बात है। समझे कि नहीं समझे? तो ये वेबर और डर्कहाइम की कुछ कुछ बातें थी जो साइंस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने साइंटिफिक मेथड्स की। साइंटिफिक मेथड्स में मैंने आपको दुनिया भर की कहानी सुनाई थी, और इस दुनिया भर की कहानी में ये आपने पढ़ लिया होगा, ये शब्दकोश आपने समझ लिया होगा। समझनी जरूरी है, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री पे भी आ गए थे कि हमने देखा था कि भैया थेल्स जैसे व्यक्ति हैं, अरस्तु जैसे व्यक्ति हैं, अल्हज़न जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंस में काफ़ी काम किया है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया है। फिर कोपरनिकस हैं, फिर हार्वे हैं, फिर रॉबर्ट बॉयल हैं, फिर फ्रांसिस बेकन हैं, रेने डेस्क्रेट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज को एक्वायर करने के लिए रेनेसॉ पीरियड के बाद में इमर्ज हुए ये सारे के सारे लोग जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया, ठीक है, उन्होंने साइंस के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हासिल किया और एक्सप्लेन किया, रेशनल एक्सप्लेनेशन दिया। क्या पढ़ा था मैंने? रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रुथ, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेनेसॉ पीरियड के बाद में रेशनल एक्सपेरिमेंट ऑफ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे दिया, ठीक है साहब। तो हमने ये कर लिया था, है ना, ये कर लिया था कि बिलीफ है क्या कि नोएबल चीज़ जो है बस आप उसको रीज़न के थ्रू ही जान सकते हो। द आइडिया दैट एवरी नेचुरल फिनोमिना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए टू नेचर को समझने के लिए। किस तरीके से समझेंगे? ऑब्जर्वेशन के तरीके से, मीजरमेंट के तरीके से, क्लासिफिकेशन के तरीके से, एक्सपेरिमेंटेशन के तरीके से, वेरीफाई करके या प्रिडिक्शन करके। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर, ठीक है। ट्रुथ जो है वो ब्लाइंड फेथ के ऊपर नहीं होना चाहिए। ट्रुथ जो है साइंस के माध्यम से जाना जा सकता है, ठीक है। ये जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम से पहले हम लोग क्या बोलते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ हर कोई घूमता है। बाद में हमें कोपरनिकस ने समझाया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो साइंस जो है कॉन्सेप्ट हमको देती है। साइंस इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज, एंड इसकी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच का काम क्या है? जितने भी हमारे बाइसेस हैं, बाइसेस यानी कि जितने भी हमारे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हाँ, कभी हम इधर डोल रहे हैं, है ना, कभी हम इधर डोल रहे हैं, हम टिक नहीं रहे कहीं एक जगह, है ना।
तो कभी इसका पक्ष कभी इसका पक्ष। तो साइंस जो है हमारे इन बाइसेस को खत्म करता है, मिनिमाइज करता है द इन्फ्लुएंस ऑफ बाइसेस ऑन द इंडिविजुअल साइंटिस्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। ठीक है, तो साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके साइंटिस्ट जो है अपने इंडिविजुअल बाइसेस को साइड में रख के तब जो है कोई भी रिसर्च करते हैं। अब बेसिक स्टेप्स क्या है क्लासिकल साइंटिफिक मेथड की, क्लासिकल साइंटिफिक मेथड की। तो उससे पहले मैंने आपको समझाया था कि एलिमेंट, उससे पहले एक टॉपिक कर लो आप, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, ये ज़्यादा उचित रहेगा पहले करना। एक फिगर बनवा रहे हो, ये फिगर बना लीजिएगा। जिसने भी अभी तक के भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब आप लोग के लिए एक अलग से कार्ड तैयार करवाया जा रहा है ना, तो वो आपको भिजवा दिया जाएगा। एड्रेस लिख देना कमेंट सेक्शन में जिन्होंने अभी तक के भी सब्सक्राइब नहीं किया है। एलिमेंट्स साइंटिफिक मेथड की। ठीक है, साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले क्या होता है कोई बताएगा? मैंने ये चीज़ कराई हुई है, उसी को बस समराइज करने की कोशिश कर रहे हो आपके लिए। सबसे पहले आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि मेरे को क्या करना है, जब आप बचपन में प्रैक्टिकल लिखते थे, प्रैक्टिकल शीट मतलब कॉपी के अंदर, प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर, तो आप क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव लिखते थे अपना ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ लिखेंगे आप पर्सपेक्टिव। पहला तो आप कौन से पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव में भी रिसर्च मेथडोलॉजी में सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कि सिंबॉलिक मतलब माइक्रो पर्सपेक्टिव है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है, उसमें भी अलग अलग और भी आ जाते हैं। तो वो मैं आपको वो भी फिगर बनवा दूंगे। तो सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन यही करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्या एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस, क्योंकि समाज शास्त्र की अध्ययन कर रहे हैं तो समाज को देख के कुछ तो हमारी हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, पूर्व अनुमान कुछ तो होगा। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं कि हाँ ये चीज़ कोई हो रही होगी तो इस वजह से हो रही होगी। फिर उस सोशल एक्शन या उस एलिमेंट से, उस एस्पेक्ट से, उस सोशल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाई, कैसे करते भाई, बाई रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स। ठीक है, अगली यूनिट हमारी यही है रिसर्च मेथड्स की, क्या है, कैसे है, कैसे क्या नहीं है। इसलिए हमें ये वाली यूनिट पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अगली यूनिट को समझ सकें। रिसर्च मेथड से फिर हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर हम उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि और समझने की कोशिश करेंगे। इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हम उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेते हैं फिर आपकी बनती है थ्योरी। यही कराया था। अगर रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं तो वो थ्योरी बिल्ड हो जाएगी, अगर रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे तो आप दोबारा क्या करेंगे, दोबारा से आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। यही बताया था पिछली क्लास में। हाँ भाई, नहीं बताया था ये। तो ये ऐसे चलता है, इसको ब्लॉक्स में आप लोग डाल लीजिएगा। अब क्या होता है, थ्योरी बन गई है। हाँ, अब हो सकता है कि ये कोई सोशियोलॉजिस्ट था ए, इसने ये कोई थ्योरी बनाई थी, मान लो थ्योरी ए है। ठीक है, कोई दूसरा सोशियोलॉजिस्ट आया, अब पहले से किसी एक सोशल एस्पेक्ट की, किसी एक सोशल एस्पेक्ट की पहले से कोई थ्योरी बनी हुई, लाइक मैरिज मान लो, ठीक है, डाइवोर्स मान लो, लिव इन रिलेशनशिप है, ये सारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, समाज के अंदर इनके पीछे की कुछ ना कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं। अब ये बी आया, बी ने कहा कि मैं ना अलग से क्यों करूं, मैं अलग से, मेरे को पता है मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं दोबारा से ये सारा काम करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक ही थ्योरी को यूज कर लूंगा। एक ही थ्योरी को हमने यूज किया, यूज करने का मतलब क्या है कि बी आया और बी ने किया एक ही थ्योरी को इवेल्युएट, इवेल्युएशन होगी। और इवेल्युएशन में अगर वो उसको भी लग रहा है कि हाँ सब सही चल रहा है समाज में, दूसरा इस थ्योरी को यूज करके आप दूसरे देश भी ले जा सकते हो ना, इस थ्योरी का यूज आप दूसरे सोसाइटी के ऊपर भी कर सकते हो। इवेल्युएशन में अगर वहां पे यस आ रहा है यानी कि थ्योरी ठीक है, अगर नो आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, नो आ रहा है तो फिर से ऊपर चलेंगे। ठीक है, और
हो सकता है कि सोसाइटी चेंज हुई हो सकता है कि लोगों की क्लास चेंज हुई हो, आपने ये थ्योरी बिल्ड करी थी अपर मिडिल क्लास के लिए, अब आप लोअर मिडिल क्लास के ऊपर एवेल्युएट कर रहे हो इसका, तो हो सकता है कि आंसर नो में आए। तो अगर आंसर नो में आएगा तो फिर से क्या करेंगे, फिर से आप इसको रिपीट करेंगे। तो फिर बी क्या करेगा, बी जो है इसको रिपीट करेगा, और बी जो है ये निर्धारित करेगा उसकी थ्योरी क्या है। फिर यहाँ से आपको थ्योरी नंबर बी मिलेगी, और बी की थ्योरी ए की थ्योरी से डिफरेंट होगी, क्योंकि ए की थ्योरी मान लीजिए अपर मिडिल क्लास के लिए, बी की थ्योरी लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो सिचुएशंस और एलिमेंट सब बदल जाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। अपर मिडिल क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोअर मिडिल क्लास की इन्फॉर्मेशन पे तो नहीं लगेगी। समझे कि नहीं समझे? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताने वाले थे एक और चीज़, है ना, एक और चीज़ जिसमें मैं आपको मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स बताने वाले थे। एक टॉपिक है आपका मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स, इसको भी लगे हाथ खत्म कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक का नाम है मेजर, इधर लिखा भी हुआ है शायद मैंने, हाँ, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी। अब रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, मानते हैं इस चीज़ को। रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर सॉरी, उसका पार्ट होते हैं रिसर्च मेथडोलॉजीज। रिसर्च मेथड्स यानी कि मेथडोलॉजी यानी कि कौन से तरीके को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी इसका पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ही वाइडर टर्म है, और ये उसका क्या है, ये प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी आप कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आप प्रोसेस मतलब रिसर्च कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो रिसर्च जो है, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। रिसर्च द इट इज़ द होल, हाँ, रिसर्च मेथडोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मामला ऐसे ही चल रहा है। एक सेकेंड यार, हाँ, इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अब इस प्रोसेस ऑफ रिसर्च में कैसी भी तरीके से प्रोसेस ऑफ रिसर्च हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया था कैसे प्रोसेस ऑफ रिसर्च हो सकता है कि ये रिसर्च प्रोसेस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो सकता है मेजरमेंट के थ्रू हो सकता है क्लासिफिकेशन के थ्रू हो सकता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो, वेरिफिकेशन के थ्रू हो, या प्रोडिक्शन के थ्रू हो। ये रिसर्च मेथडोलॉजी कैसे भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके स्पेसिफिक अप्रोच है या स्पेसिफिक आइडियोलॉजी है, इसके अंदर हम वो लेते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च किसी स्पेसिफिक मेथड से ही कर रहे होगे, आप किसी स्पेसिफिक मेथड से कर रहे होगे और स्पेसिफिक आइडियोलॉजी से कर रहे होगे, है ना। कोई स्पेसिफिक, क्योंकि समाज में कर रहे हो तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी आपकी भी होगी, रिसर्चर की मतलब कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी से कर रहे होगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूँ, कोई व्यक्ति सैंपल मेथड से कर रहा है, सैंपल इकट्ठे कर रहा है, जैसे जनसंख्या के ऊपर उसको स्टडी करनी है, ठीक है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि क्वेश्चनेयर से कर रहा है, जैसे कि आपको मॉल्स वगैरह में लोग मिल जाते हैं ना कि क्वेश्चनेयर है ये आप भर दीजिए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके, ठीक है। इसमें आपकी रिसर्च डिज़ाइन भी होती है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च में आपकी रिसर्च डिज़ाइन भी होगी, है कि नहीं है, रिसर्च डिज़ाइन होगी। इसके अलावा आपका डेटा एजम्पशन भी होगा। रिसर्च मेथड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेटा आप एज्यूम करोगे, या किस तरीके से आपको डेटा लेना है, कितना आपको डेटा लेना है, कितने लोगों पे आपको सर्वे करना है, ठीक है। एंड कुछ कुछ लॉजिक्स भी होंगे, ठीक है। रिसर्च मेथड्स के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो लॉजिक्स जो कि आप यूज़ कर रहे हो, लॉजिक्स यूज्ड इन दी प्रोसेस, इन दी प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट होती हैं। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी के अंदर जो सोशल रिसर्चर्स हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर हम जब बात करते हैं तो जितने भी हमारे सोशल रिसर्चर्स हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसके बारे में है, रिसर्च किसके बारे में है, रिसर्च किसके ऊपर कर रहे हैं, रिसर्च बिटवीन मैन, है ना, बिटवीन मैन, MAN मैन यानी कि एक आदमी, इंडिविजुअल, एंड सोसाइटी,
इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। मैन का सोसाइटी के साथ में कैसा कैसा इंटरेक्शन है। तो जब हम अर्ली फेज की बात करें, अर्ली फेज एकदम शुरुआत वाले फेज, जिसको हम पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये साइंस है, ठीक है, पॉजिटिविज्म का नाम दिया इन्होंने, पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी बोला। पॉजिटिविज्म क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी को बोला पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी, इसीलिए इनको पॉजिटिविस्टिक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सोशियोलॉजी को ये बोला पॉजिटिविस्टिक, इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इन्होंने बोला पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी है क्या, सोशियोलॉजी है। अब जब पॉजिटिविज्म की बात करें तो अर्ली फेज ऑफ डिसिप्लिन जो आपका पॉजिटिविज्म है, इन्होंने काफ़ी थ्योरेटिकल बैकिंग भी दी, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को, ठीक है, इन्होंने जो है क्या कराई, प्रोवाइडेड थियोरिटिकल बैकिंग सपोर्ट, बैकिंग मतलब सपोर्ट होता है, टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें लेटर बाद में जब और भी आइडियाज़ आए, ठीक है, अदर आइडियाज़ भी आए टाइम टू टाइम, और वो इन थ्योरेटिकल बेसिस में, थ्योरेटिकल बेस में ऐड होते गए, ठीक है, टाइम टू टाइम अदर आइडियाज़, टाइम टू टाइम अदर आइडियाज़ भी इनमें जुड़ते गए। जैसे कि सबसे पहले कॉम्टे का आइडिया आया, तो फिर हर्बर्ट स्पेंसर का आया, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म का, फिर आपका डर्कहाइम का आइडिया आया तो उनका भी ऐड हो गया। ऐसे करके अदर आइडियाज़ ऑल्सो एडेड इनटू इट। जैसे जैसे सोशोलॉजिस्ट बढ़ते चले गए पॉजिटिविज्म के, वैसे वैसे ये होता चला गया। तो जो सोशल मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच हो गई, ठीक है, सॉरी, जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी सारे आइडियाज इकट्ठे हो गए। सो इट वॉज एनरिच्ड बाई वेरियस आइडियाज। और जब इसमें बहुत सारे आइडियाज आते चले गए, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिसर्चर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिसर्चर्स, जैसे कि बाद में आगे चले तो लाइक सबसे पहले तो आपका पॉजिटिविज्म ही था, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे पॉजिटिविस्टिक, बोल दो इसको पॉजिटिविस्टिक आइडियाज, पॉजिटिविस्टिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपको चल के मिलेंगे फंक्शनलिस्ट। अब ये फंक्शनलिस्ट क्या है, फंक्शनलिस्ट एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो ये वो लोग हैं जिनका ये कहना था कि समाज में हर अंग, समाज का हर हिस्सा किसी न किसी समाज के दूसरे हिस्से के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हर कोई जो है क्या बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, तो फिर डीएम की गाड़ी कौन चलाएगा, यानी कि जो ड्राइवर है वो भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है, उसका भी काफ़ी योगदान है। हर कोई मतलब जो है आपका आईटी सेक्टर में जाके जॉब करने लग जाएगा तो सेल्स सर्विस कौन करेगा, सेल्समैन कौन बनेगा, यानी कि उसका भी अपना रोल है। तो ये है फंक्शनलिस्ट, ये कहते हैं कि समाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि अगर मैं आईटी सेक्टर में जॉब करूं और घर बैठ के, यानी कि मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग करूं और दुनिया भर की चीज़ें करूं, सॉफ्टवेयर बनाऊं और बिजनेस एनालाइज करूं, एनालिस्ट बन जाऊं, तो खेतों में सब्जी कौन उगाएगा। अगर सारे लोग ये करने लगे तो खेतों में सब्जी कौन उगाएगा। इसका मतलब है कि खेतों में सब्जी उगाने वाला भी एक आईटी वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उगाएगा तब दूसरा वाला खा सकता है, ठीक है। और आईटी वाला सॉफ्टवेयर्स बनाएगा, आईटी वाले लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। कोविड जैसे टाइम पीरियड में जब हम डॉक्टर्स को, पुलिसमैन को, सफाई कर्मचारियों को प्रेज कर रहे थे, किसी ने भी आईटी पर्सन्स को प्रेज नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, उस टाइम वही एक अकेले इकलौते ऐसे थे जो कि दुनिया को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ के रखे हुए थे, ठीक है। पढ़ाई है तो ऑनलाइन कैसे होगी, उसके लिए कितनी सारी ऐप्स आ गई, दुनिया भर का सिस्टम अगर वो भी अपना काम बंद कर देते तो वो मतलब जो हम इंटरनेट के भरोसे हमने 2 साल काम कर लिया वो कैसे कर पाते। तो आईटी वालों का भी उतना ही योगदान है। कहने का मतलब फंक्शनलिस्ट अप्रोच कुछ इस तरीके की अप्रोच है। तीसरी है इंटरप्रेटिविस्ट, ठीक है। अब ये कौन है, ये भी कुछ है। फिर एक है क्रिटिकल, एक है फेमिनिस्ट अप्रोच। फेमिनिस्ट अप्रोच में आपको ज़्यादातर मतलब बेसिकली महिलाओं का ही जो है आपको मिलेगा जिक्र। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही सोशियोलॉजिस्ट होंगी, मेल सोशियोलॉजिस्ट भी महिलाओं की बात कर रहे होंगे,
ठीक है। इसके बाद आपको एक और सोशियोलॉजी के अंदर मिलते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। कहने का मतलब है जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सारे इन स्कूल ऑफ थॉट्स में बटे हुए हैं, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट। इसके अलावा एंड सो ऑन, ये सारे क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में अलग अलग तरीके के सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके के इनपुट्स डाले, और जब अलग अलग तरीके के इनपुट्स डाले तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो इधर, हाँ, तो जहाँ एक, अरे यार जस्ट अ मिनट, हाँ जी, जहाँ एक पॉजिटिविस्टिक, ठीक है, कुछ कहता है, वहीं एक नॉन पॉजिटिविस्टिक कुछ और बात करता है। जैसे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, इसको काट दो यहाँ से, कि एक पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा, पॉजिटिविस्टिक, ठीक है, और एक इधर लिखो नॉन पॉजिटिविस्टिक। तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होगी और पॉजिटिविस्टिक रिसर्चर क्या बोलेगा, ठीक है। मान लीजिए ही और शी विल लीन मतलब झुकाव, ठीक है, मोर टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि मैम इनका तो मेन उद्देश्य है ना साइंस, सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है, सोशल फिजिक्स, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ जाएंगे। ये जब रिसर्च करेंगे तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज करेंगे। दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं सोशियोलॉजी के अंदर रिसर्च करने की, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जबकि जो नॉन पॉजिटिविस्टिक है, जिसका ये मानना है जो भी है इतनी ब्रांचेज में जो भी ऐसा है कि जो मानता है कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस कंप्लीटली, वो सबको हम नॉन पॉजिटिविस्टिक कहते हैं। यानी कि ये भी नॉन पॉजिटिविस्टिक है, ये भी नॉन पॉजिटिविस्टिक है, ये भी नॉन पॉजिटिविस्टिक है, फेमिनिस्ट भी नॉन पॉजिटिविस्टिक है और पोस्ट मॉडर्निस्ट भी नॉन पॉजिटिविस्टिक है। यानी कि अगर मैं बांटूं तो नॉन पॉजिटिविस्टिक्स में से भी ये अलग अलग टाइप्स निकलते हैं। तो जितने भी नॉन पॉजिटिविस्टिक हैं वो क्या करेंगे, उनका जो इंक्लिनेशन होगा, इनका इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, ठीक है, इनका इंक्लिनेशन किधर होगा, इनका इंक्लिनेशन होगा मैम क्वालिटेटिव मेथड्स की तरफ, क्वालिटेटिव मेथड्स। अब ये मेथड्स भी आप अगली यूनिट में ही समझ पाओगे कि क्या होते हैं। बस अब ये समझो कि ये साइंस है तो इनको डेटा जो है स्टैट्स की फॉर्म में है ना, क्वांटिटी की फॉर्म में चाहिए होगा, इनको जो है डेटा अदर देन क्वांटिटी की फॉर्म में चाहिए होगा, जैसे क्वेश्चनेयर्स हो गए, ठीक है, इनको चाहिए होगा, लाइक एग्जांपल में अगर बात करूं तो इनको जो है स्टैट्स चाहिए होंगे, इनको जो है क्वेश्चनेयर्स के माध्यम से भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, इनको सैंपल्स चाहिए होंगे, सैंपल डेटा चाहिए होगा, इनको क्वेश्चनेयर्स के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना क्वेश्चनेयर्स की स्पेलिंग एक बार, हो सकता है गलत लिखी हो, ठीक है। आज की डेट में अब होने क्या लगा है कि मैम या ये सही है या ये सही है, कुछ भी सही नहीं है। एक काम करो, आज की डेट में ना कुछ नए मेथड यूज हुए जिनको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड्स, ठीक है, क्योंकि अब सोशियोलॉजिस्ट हो गए समझदार कि भैया ना तो हम अगस्त कॉम्टे को अलग कर सकते हैं, ना ही हम मैक्स वेबर को अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको दोनों से ही कुछ कुछ सीखने का है, तो हम मिक्स मेथड्स का यूज कर रहे हैं नाउ और डेज दोनों ही तरीके के मेथड्स को यूज किया जाता है इन अ सिंगल रिसर्च। ये है मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और मिक्स मेथड्स को यूज करके हम जो है किसी भी सोशल एस्पेक्ट्स के फाइनर एस्पेक्ट्स निकालते हैं, ठीक है, ऑफ दीज, ठीक है, फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सोशल फिनोमिना, ताकि हमें ऐसा ना हो कि हम सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं या सिर्फ क्वांटिटेटिव यूज कर रहे हैं, हमें दोनों ही यूज करने हैं, जिससे कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो रिजल्ट है वो और अच्छा है। तो अगर मैं सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस की बात करूं, यहाँ पे सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस की बात करूं
ठीक है, सेम टॉपिक के अंदर इन दी मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स इन दी रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो अप्रोच, ठीक है, एक होती है मैक्रो अप्रोच, ठीक है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो जिनको ऐसा लगता था कि मैम आप तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो भैया डायग्राम है, डायग्राम है मतलब ये फ्लो चार्ट है, तो आप समझिए कि किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह डायग्राम बना के आ जाओ। मैक्रो अप्रोच में हम जो है इंटरप्रिटेटिव को रखते हैं, इंटरप्रिटेटिव। मैक्रो में हम रखते हैं, माइक्रो मतलब जो हर छोटी चीज़ का अध्ययन करे, एक एक माइन्यूट डिटेल का। मैक्रो जो बड़े बड़े स्तर से करे, ऊपर ऊपर से। तो इसमें हम पॉजिटिविस्ट को डालते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं भाई साइंस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अदर देन साइंस भी सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस को रिलेट करती है। अब यहाँ पे हम इसको दो में बांटते हैं, दैट इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इंटरेक्शनिज्म, और इधर हम रखते हैं दूसरे में इसके एथिनो मेथोडोलॉजीज, एथिनो मेथोडोलॉजीज। ये नाम आपने सुना होगा, इसको हम आगे पढ़ने वाले। मेथेडो, अरे यार, मेथेडोलॉजीज, ठीक है। इसमें हम रखते हैं फंक्शनलिज्म को, इसको आगे तोड़ेंगे तो ये फंक्शनलिज्म में बढ़ जाएगा, और यहां पर ये बढ़ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में। अब ये है आपकी सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस। ये जो फिगर है दैट इज द फिगर ऑफ पर्सपेक्टिव इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज। कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव कौन कौन से होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजीज के, वो ये फिगर है। पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज। ठीक है, यानी कि अगर मैं वापस से सिलेबस वाली लाइन पे आऊं, है ना, तो सिलेबस कुछ इस तरीके से था कि साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है और उसकी क्रिटिक क्या है, ये रह गया है, अभी इसको कराऊंगा। फिर मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स क्या है, माइक्रो है, माइक्रो है, मैक्रो के अंदर पॉजिटिविस्टिक है, उसके अंदर फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट में बांट सकते हो उसको आप। माइक्रो के अंदर जो है इंटरप्रिटेटिव है, उसको सिंबल इंटरेक्शनिज्म और एथनो मेथोडोलॉजी में बांट सकते हो। तो जब हम मैक्रो को बांटेंगे तो मैक्रो में सबसे पहले आता है पॉजिटिविज्म। तो अगला टॉपिक आपका यहीं से शुरू होगा, पॉजिटिविज्म। इसलिए हम इस यूनिट में पॉजिटिविज्म को पढ़ रहे हैं और आगे आने वाली यूनिट्स में आगे आने वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे। और एक टॉपिक ये भी है नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजीज। तो जो बाकी पार्ट्स हैं जिसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, एथनो मेथोडोलॉजी है, वो सबका सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला टॉपिक तो छुटकू सा है, ये तो हो गया आपका खत्म। बाकी क्रिटिक की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड की क्रिटिक्स की बात कर रहे थे हम, है ना। तो बेसिक स्टेप इन क्लासिकल साइंटिफिक मेथड वो आपको समझ में आ गया होगा कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अब हम साइंटिफिक मेथड पे वापस आते हैं, इसमें कुछ कुछ छूट गया था पिछली क्लास में, वो हम अभी कर लेते हैं। तो बेसिक स्टेप्स क्या है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जो मैंने आपको फिगर बनाया था आपको शायद याद हो कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, डिस्क्राइब करोगे पूरा का पूरा फिनोमिना क्या है, यानी कि आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है जो आपको सॉल्व करने का है, जिसका मैंने फिगर आपको बना के भी दिया था। ये वही है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, स्टेप्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वही है ये। तो ये मैंने आपको समझा दिया था पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे और देख सकते हो कहाँ गया। फिर आप हाइपोथेसिस बिल्ड करोगे टू एक्सप्लेन द फिनोमिना, ठीक है। क्लासिकल साइंटिफिक मेथड्स के अंदर क्या होता था, क्लासिकल साइंटिफिक मेथड्स जिसमें क्या फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स इज दी पैराडिग्मेटिक एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम मैकेनिज्म की भी बात करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी चीज़ के पीछे के कारण जो है हम मैथमेटिकली भी सिद्ध कर देते हैं और मैकेनिज्म भी पूरी की पूरी बता देते हैं फिजिक्स के अंदर। तो जब हम हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फिनोमिना और द रिजल्ट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। तो पहले से हाइपोथेसिस आपने बना ली है, फिर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो नए रिजल्ट्स आ रहे हैं।
ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। तो फिर परफॉर्मेंस करोगे आप, एक्सपेरिमेंट करेंगे टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। ठीक है, कि आप देखेंगे कि भैया आपकी हाइपोथेसिस जो है, ग्रॉसरी में मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये हाइपोथेसिस क्या है। ये हाइपोथेसिस यानी कि आपका पूर्व अनुमान सही है कि नहीं है। आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, इफ ऑल द रिसर्चर्स कम टू सेम रिजल्ट, ठीक है, अगर ए रिसर्चर भी वही कह रहा है जो बी रिसर्चर कह रहा है, बताया था मैंने आपको, इसका मतलब जो हाइपोथेसिस है वो आपकी थ्योरी बन जाएगी और लॉ बन जाएगी। अगर लेकिन ए का कुछ और रिजल्ट आ रहा है, बी का कुछ और आ रहा है, यानी कि फिर दोनों में से कोई तो एक गलत है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज द की ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी साइंटिफिक मेथड। यानी कि जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे और वो एक्सपेरिमेंट जितना ज़्यादा वेरीफाई करके देगा, वही आपके साइंटिफिक मेथड की सक्सेस है। आपका जो मेथड, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, वो कितना सक्सेसफुल है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं क्लासिकल साइंटिफिक मेथड्स के, इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इसमें, है ना। तो जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो आपस में जो है क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दो कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल अगर आप लें तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जो है आप उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि करंट वर्क इन क्वांटम और पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, वर्क इन क्वांटम और पार्टिकल फिजिक्स जो है वो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, नथिंग ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। इस चीज़ को बेस मान के आप जो है क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं पूरी, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं पूरी। करंट थिंकिंग के हिसाब से क्या आ रहा है फिर, पहले तो आइंस्टाइन ने बोल दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है कि देयर इज अ पॉसिबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि लाइट से भी फास्टर जाते हो। यानी कि आइंस्टाइन को अगर मैं ए मान लूँ तो आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि लाइट से तेज जो है कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी ट्रेवल नहीं करता लाइट से तेज। क्वांटम फिजिक्स के अंदर अब जो नए आपके एक्सपेरिमेंट करने के बाद आ रहे हैं, तो उसमें क्या थ्योरी कह रही है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, सब एटॉमिक, जो कि लाइट से भी मूव फास्ट कर सकते हैं। तो बी वालों को अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाइपोथेसिस, बी वालों की हाइपोथेसिस क्या होगी भाई, बी वालों की हाइपोथेसिस ये ए वाले की थ्योरी का रिजल्ट होगा। ठीक है, यानी कि बी जो क्वांटम फिजिक्स में ये रिजल्ट तक पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया होगा, उन्होंने ये हाइपोथेसिस मान के चली होगी कि आइंस्टाइन बोल के गया है कि भैया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से लाइट से ज़्यादा फास्ट कोई ट्रेवल नहीं करता। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं कि करता है या नहीं करता है, समझे कि नहीं समझे। ऑन द अदर हैंड एक जनरल बिलीफ है कि अर्थ इज नॉट द ओनली हैबिटेबल प्लेनेट। ठीक है, जनरल हम यही मानते हैं ना कि अर्थ दुनिया में अकेला ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर जीवन है। और इस चीज़ को मानते हुए कि नहीं, और भी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जीवन हो सकता है, हम रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इस चीज़ पे। तो ये एग्जाम्पल्स भी मैंने डाले हुए हैं। रिसेंट डिस्कवरी हुई है कि अर्थ लाइक काफ़ी सारे प्लेनेट हैं, ठीक है, ऑर्बिटिंग डिस्टेंट स्टार्स, जिनके अंदर जो है लाइफ फॉर्म हो सकती है, दैट कुड सस्टेन लाइफ फॉर्म्स। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है जो कि इसको टेस्ट कर सके। तो हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइडियल प्री रिक्विजिट क्या है कि आप किसी भी साइंटिफिक मेथड में ये मान के चलो कि हाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि आपको कहीं किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा। कोई भी आपका कंडीशन चेंज हो रहा हो, ऑब्जर्वर का कुछ भी चेंज हो रहा हो, अगर किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का आपसे पहले से ही बोल दिया है कि इस साइंटिफिक ऑब्जेक्ट का इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव ये देखना है कि आपको अर्थ के अलावा दुनिया में ढूंढना है कि कौन कौन से अलग प्लेनेट्स हैं, तो आप अर्थ के प्लेनेट देखोगे या दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। आपके सामने 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध आ जाए तो आप मतलब आपके सामने गोल्ड इज येलो बिकॉज इट अपीयर्स द सेम टू द ह्यूमन आइज। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इट इज़ अ प्रीशियस मेटल, देन इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। गोल्ड प्रीशियस मेटल है, कोई अगर ये कहे कि ये ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं, क्योंकि गोल्ड से भी महंगे प्रीशियस और भी मेटल्स हैं। हाँ, गोल्ड इज येलो, ये जरूर है, ये दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ आपको गोल्ड येलो मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि रोज गोल्ड भी तो होता है। भाई साहब, जो गोल्ड मिनरल में निकलता है वो येलो ही होता है, उसको फिर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर रिफाइन कर सकते हो।
तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, जो किसी भी परिस्थिति में चेंज ना हो। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कोई दूसरा मेटल डायमंड जैसा आके उसके पास बैठ गया तो वो वहीं पे फेल हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। दूसरा, इमोशनली डिटैच होना चाहिए ऑब्जर्वर को। कोई भी साइंटिफिक आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आइडियल मॉडल क्या है रिसर्चर का आइडियल मॉडल ये है कि आपको इमोशनल अटैच नहीं होना है, इमोशनली डिटैच होना है। यानी कि आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, वो आप नहीं लगाओगे एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसको कहते हैं हम, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। यानी कि वैल्यू फ्री है आप, वैल्यू न्यूट्रल है आप। इसको आप वैल्यू फ्री भी कह सकते हैं, ठीक है, वैल्यू न्यूट्रल या वैल्यू फ्री होना। दैट एज्यूम्स आप सोशली, पॉलिटिकली या मॉरल वैल्यूज, किसी भी सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज को आप यहाँ नहीं रोल प्ले कराएंगे, ठीक है। जैसे कि आप आज की मैं सिनेरियो में आपको बताती हूँ। आज का जो मीडिया है, इंडियन मीडिया, उसको दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। और दो भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि वो क्या है कि एक जो है सपोर्ट कर रहा है करंट गवर्नमेंट को, एक जो है हमेशा अगेंस्ट ही बोलता है करंट गवर्नमेंट के, ठीक है, एक अगेंस्ट ही बोलता है। यानी कि दोनों जो है अपनी सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल वैल्यूज जो है वहां पर अपने बाइसेस के हिसाब से लगा रहे हैं। अरे जो एग्जैक्ट न्यूज़ है, अगर सपोर्ट करने वाले को अगर ऐसी न्यूज़ मिले जहां पर उसे अपोज में भी जाना पड़े, अगर वो अपोज भी करे, दैट मीन्स कि ये वैल्यू फ्री है, ठीक है। जहां सपोर्ट करना है करो, जहां सपोर्ट करने जैसी है, जहां अपोज करने वाली बात है वहां अपोज भी करो, दैट मीन्स तब आप वैल्यू फ्री होंगे। अगर आप हर चीज़ में ये कहेंगे नहीं यार सब बढ़िया है, सब चंगासी, तो ऐसा नहीं है। अगर सब चंगासी हो रहा होता तो देश में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती, ठीक है। अगर सब कुछ चंगासी हो रहा होता तो हर व्यक्ति खुश होता, हर व्यक्ति तो खुश नहीं है, ठीक है। देर आर सो मैनी, और ऐसा भी नहीं है कि एक दो लोग परेशान है, देर आर सो मैनी ऑफ पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट, और देर आर सो मैनी ऑफ पीपल हु आर इन द सपोर्ट ऑफ करंट गवर्नमेंट। तो अगेंस्ट वाले सिर्फ अगेंस्ट में बोलते रहते, वो अच्छी बातें नहीं बताते। इसका मतलब ये अपने पर्सनल बाइसेस को यहाँ पर डाल रहे हैं। ये जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपने पर्सनल बाइसेस को यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, उनके पर्सनल बाइसेस इंटरफेयर कर रहे हैं, रियल न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। रियल न्यूज़ आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगी? राज्यसभा टीवी पे, ठीक है, आकाशवाणी पे रियल न्यूज़ आपको वहाँ मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिविटी को गारंटी कौन करेगा? ऑब्जेक्टिविटी की गारंटी कौन देगा? ऑब्जेक्टिविटी की गारंटी देगा जी क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर आप कितना रिलाई कर रहे हैं, रिलायंस ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा और नंबर्स। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नंबर्स के ऊपर रिलाई करोगे क्वांटिटेटिव डेटा के, तो उतना ही ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाओगे। यानी कि आपका जो है जो रिजल्ट आएगा वो सर्टेन आएगा, ठीक है। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा की तरफ जाते हैं तो क्वालिटेटिव डेटा में कोई एक नंबर नहीं होता, उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, तो वहाँ आप ऑब्जेक्टिविटी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है? ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ रिलीवेंट वेरिएबल्स, और उनको क्वांटिटेटिव टर्म में डालना। यानी कि जो आपके रिलीवेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से समाज से जुड़े हुए, उनको जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेके आना, यानी कि फॉर्मूले के टर्म्स में लेके आना। मृत्यु दर को, भाई मृत्यु दर को आप फॉर्मूले के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। जन्म दर को, डेथ रेट, बर्थ रेट, इनको आप फॉर्मूले की रेट में लिख सकते हो क्या? टोटल हुई 1000 लोगों में मृत्यु हुई है लोगों की संख्या, वो बर्थ रेट होता है, ठीक है, सॉरी डेथ रेट होता है, डेथ रेट, मृत्यु हुई यानी कि डेथ रेट। बर्थ रेट क्या है? ठीक है, 1000 की आबादी है, उसमें पैदा हुए नए लोगों की संख्या, वो बर्थ रेट। तो आपने क्या किया? वेरिएबल्स को आपने क्वांटिटेटिव टर्म में डाल दिया, और फिर आप उसको मीज़र कर सकते हैं। जैसे आप टेम्परेचर को मीज़र करते हैं, जैसे आप करंट को मीज़र करते हैं, वैसे ही आप इन चीज़ों को मीज़र कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा का ये फ़ायदा है, और इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स की तरफ पहुंच सकते हैं। यानी कि लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आपका बढ़ जाता है। जब आप क्वालिटेटिव डेटा में यूज़ करते हैं तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपका कम ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको पढ़िएगा अच्छे से। तो क्लासिकल साइंटिफिक मेथड एंड सोशल साइंस रिसर्च, तो इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें वो समझ लो कि सोशल, जब हम साइंटिफिक मेथड्स को मैम समझ गए, हम इतना कि ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने के लिए हमें फॉर्मूले की फॉर्म में लाना होगा, हमको वैल्यू फ्री रहना होगा, इतना हम सब कुछ समझ गए साइंटिफिक मेथड में। लेकिन जब हम इसको समाज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? समाज के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट जब किसी भी नेचुरल साइंस की टेक्निक को, ठीक है, समाज के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है रिजल्ट्स बहुत अलग आते हैं, बिकॉज सोशल रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट।
social reality is very different and it is not possible to apply the classical scientific method without modification. इसीलिए इनको क्लासिकल का नाम दिया गया है, क्लासिकल, ठीक है, बिना मॉडिफिकेशन के आप नहीं डाल सकते। तो आप सोसाइटी के हिसाब से भी, सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, क्लास टू क्लास, ठीक है, कास्ट टू कास्ट भी आपको ये डेटा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब ये मेथड्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्योंकि इनके मॉडिफिकेशन फॉर इट्स स्टडी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है? क्योंकि एक तो सोशल डेटा जो है हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे सेम नहीं हो सकते और इसी वजह से सोशल सर्कमस्टेंसेस जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो आपका कॉजल रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो साइंटिफिक मेथड में, साइंस में लगता है, वो यूनिवर्सल नहीं होता, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सल की फॉर्म में लेके आना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज अबाउट द सोशल फिनोमेना। एक सोशल फिनोमेना को हर तरीके के व्यक्ति के ऊपर जनरलाइज करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। दूसरा, सोशल फिनोमेना अनप्रिडिक्टेबल होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तीसरा, यहाँ पर जो कॉज और इफेक्ट है, कॉज कई सारे हो सकते हैं, प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेज, not due to social phenomena have large range of causes, but it is also difficult to clarity distinguish between the cause and effect in the case of social data. social data के केस में आप cause and effect जो है बहुत मुश्किल से अंतर कर पाएंगे। जैसे कि हाइयर रेट ऑफ क्राइम किसी शहर में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हो सकता है कि इट मे बी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, इट मे बी ड्यू टू इन्फ्लेशन, इट मे बी ड्यू टू द लैक्स पॉलिसिंग, ठीक है, पुलिसिंग आपकी अच्छी नहीं है। देन एक और आता है कि मतलब हाइयर रेट ऑफ क्राइम ये भी तो हो सकता है कि पावर्टी की वजह से हो रहा है। पावर्टी मे लीड टू हाइयर रेट ऑफ डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसेबल होंगे ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं होगा, गरीबी होगी, गरीबी में आपको कुपोषणता की तरफ आप चले जाएंगे, हेल्थ केयर आपको अच्छी मिलेगी नहीं, बट डिसेबिलिटी में ऑल्सो लीड टू पावर्टी। तो दोनों चीज़ हो सकती है कि एक व्यक्ति ऐसा जो गरीब है वो आगे चल के उसके बच्चे हो सकता है कि डिसेबल हो, बच्चे आगे चल के डिसेबल हो, या फिर हो सकता है एक व्यक्ति पहले ही डिसेबल पैदा हुआ है, ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं ये डिसेबल पैदा हुए हैं, आगे चल के क्या होगा, ज़्यादा चांसेस है कि ये भी पुअर ही रहेंगे, क्योंकि ये जो है क्या कर सकते हैं, हाइयर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हम यही देखते हैं कि यहाँ पर डिसेबल्ड लोगों जो है ज़्यादा गरीब, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं आप उनमें देखेंगे कि 100 में 1 या 2 डिसेबल्ड पर्सन होगा जो ठीक ठाक कर पा रहा होगा, अदरवाइज मोर पीपल आर पुअर। तो दोनों ही चीज़ है। अब ये पावर्टी की वजह से डिसेबिलिटी है या डिसेबिलिटी की वजह से पावर्टी है, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ पाना सोशियोलॉजी के केस में, मतलब सोशल स्टडीज़ के केस में काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर कॉज काफ़ी सारे हो सकते हैं और इंटरमिक्सचर भी हो सकते हैं इफेक्ट्स के साथ में। इसीलिए सोशल साइंस रिसर्च जब हम करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के मदद से तो हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? जैसे कि सोशल फिनोमेना काफ़ी हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कॉजेज है, तो मल्टीपल कॉजेज की वजह से हो सकता है कि आप कॉज और इफेक्ट के बीच में डिमार्केशन ना कर पाए, आप जो है ये ना देख पाएँ कि रिलेटिव होमोजेनिटी है कि नहीं है किसी नेचुरल फिनोमेना में, यानी कि कोई नेचुरल फिनोमेना एक ही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अलग अलग जगह पे कोई भी नेचुरल फिनोमेना अलग अलग तरीके से हो रहा हो, हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसको हम हेट्रोजेनिटी कहते हैं, ठीक है। सोशल फिनोमेना के केस में इसको हम डाइवर्सिटी को हेट्रोजेनिटी कहते हैं। दूसरा, अब ये प्रॉब्लम्स है कि क्यों आप डायरेक्ट साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो, और जब सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने जब अप्लाई करना शुरू किया था इनिशियल में तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तभी फिर आप आगे समझेंगे कि क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया है। समझे कि नहीं समझे? तो क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स जो हैं डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है साइंस की तरह, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। डिफिकल्टी इन मेजरमेंट एंड क्वान्टिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे कि डेटा निकल के आता है, वो कहता है कि एक औरत की जो इनफर्टिलिटी मतलब रेट है, मान लीजिए वो 2.6 चिल्ड्रन है, 2.6 चिल्ड्रन। अब 2 बच्चे तो तुम समझ गए कि हाँ 2 बच्चे पैदा कर सकती है, ये 0.6 का क्या मतलब है? मतलब आधा अधूरा बच्चा पैदा होगा? नहीं। क्यों किया है? क्यों ये 2.6 आया कि ओवरऑल कहीं किसी सोसाइटी का पूरा चेक किया होगा, और उसका जब मतलब क्या किया है पूरा कि एक औरत के कितने बच्चे, मान लो एक के 3 हैं, एक के 5 हैं, एक के 2 हैं, एक के 7 हैं, एक के 6 हैं, एक का 1 ही है, एक का 1 भी नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लेडीज हो गई। 7 से इसको डिवाइड करो, देखना जरा कितना आ रहा है। 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 15 16 16 17 18 19 19 और 5 24,
ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 3.4 समथिंग आएगा। मान लीजिए किसी का एवरेज इनफर्टिलिटी रेट किसी सोसाइटी में 3.4 आ रहा है। 3.4 का मतलब ये थोड़ी है कि 3 बच्चे पूरे हो जाएंगे फिर 400 ग्राम का मतलब एक अलग ही मतलब आधा अधूरा बच्चा होगा, नहीं। अब इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेटा के हिसाब से क्वांटिफाई यही कहता है, क्वांटिफिकेशन आपकी यही कहती है। तो समझ में आ गया कि जनरली हमें देखना है कि 3.4 बच्चा थोड़ी ना कोई एक और पैदा करेगी, ये एवरेज है, एवरेज इनफर्टिलिटी रेट है ये, ठीक है। तो डिफिकल्ट है, हम लोग समटाइम्स हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते, सोशल कैटेगरीज को मीज़र नहीं कर पाते, जैसे कि केस ऑफ मास, वेट, ग्रेविटी, करंट, ये सब जैसे हम मीज़र कर लेते हैं, वैसे हम अर्बनाइजेशन को मीज़र नहीं कर सकते, वैसे हम इनडिसिप्लिन को मीज़र नहीं कर सकते, वैसे हम एसिमिलेशन को मीज़र नहीं कर सकते, वैसे हम और भी अदर सोशल कॉन्सेप्ट्स को मीज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी जो है यहाँ पर रिसर्चर की कहीं ना कहीं लग ही जाती है, कितना भी आप वैल्यू फ्री होकर काम कर लो, कितना भी आप वैल्यू न्यूट्रल होकर काम कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी यूज हो ही जाती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्चर एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च कहती है ऑब्जेक्टिव का तरीके से, और रिसर्चर जो है वहाँ अपनी अपनी कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी तो लगाएगा ना, तभी तो अपनी थ्योरी देगा, तभी तो अपनी थ्योरी कैसे देगा भाई, जब तक अपना अपना आइडिया नहीं लगाएगा उसमें कैसे देगा। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अलग होते हैं ह्यूमन बिहेवियर से, सोशल फिनोमिना इसलिए अलग होता है, ठीक है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी में हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते पूरे के पूरे सोशल बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि अगर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी चाहिए तो ये बहुत मुश्किल है। इन केस ऑफ सोशल डेटा द इश्यू ऑफ बाइसेस ऑफ द रिसर्चर एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग्स ऑल्सो अराइजेस, कि हो सकता है कि रिसर्चर का वैल्यू न्यूट्रल नहीं होना, उसकी वजह से भी आपका डेटा जो है, आपका रिसर्च जो है अलग गलत रिजल्ट्स दिखा सकता है। तो रिसर्च कंडक्ट करने के वही तरीके जो मैंने आपको पहले बताया, इंटरप्रेट करो डेटा को, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं अलग अलग, मैंने आपको डायग्राम भी बनवा दिया था। इंटरव्यू के मेथड से आप कर सकते हो, रिसर्च क्वेश्चनेयर्स के, फील्ड ऑब्जर्वेशन जाके कर सकते हो, कुछ सैंपल डेटा इकट्ठा कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीकों में हम इनको पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब बात करेंगे क्रिटिक्स की, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्रिटिक्स के बाद ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये दूसरा टॉपिक मैंने ख़त्म करा दिया है, तो आज आपके 2 टॉपिक हो गए हैं इन दी सिलेबस, ठीक है। क्रिटिक्स कर लेंगे अगली क्लास में स्टार्टिंग में ही, और फिर अगली क्लास में मैं आपको पॉजिटिविज्म और उसके क्रिटिक्स बताऊँगे, या फिर एक काम करेंगे, पहले ये वाले क्रिटिक्स करेंगे और ये वाले क्रिटिक्स के साथ में फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, ये चीज़ कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं है और इसको समझने में भी आसानी ही रहेगी, ठीक है। फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी, तो वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे हम अगली बार, या तो हम ये वाला करेंगे या फिर हम इसका पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक्स करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, ये यूनिट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्रिटिक्स करेंगे अगली क्लास में। पहले आप लोग यहाँ तक का पढ़ लो, और जितने भी लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया है शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जितना आज तक पढ़ा दिया है उसको पढ़ लीजिएगा कृपया करके, ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत ना हो, नहीं तो ऐसे सिर के ऊपर से उड़ेगी यूनिट, ये पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गई। पढ़ाने वाले ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि जहाँ पता भी नहीं चलता कि यूनिट कहाँ सिर के ऊपर से ख़त्म हो गई। अच्छा 4 पेज की यूनिट थी, लो हो गई ख़त्म, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऑप्शनल को ऑप्शनल की तरह से पढ़ो, ठीक है। चलो बाय।